नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। ये शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में आज ऐतिहासिक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे करेंगे चर्चा की शुरुआत। लगातार 10 घंटे चलेगा विशेष सत्र। इंडिगो की कई उड़ानें आज भी विलंबित। शाम 6 बजे तक इंडिगो को देना है शो कॉज नोटिस का जवाब। संकट के बीच भारतीय रेलवे बना मददगार। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में आज 22 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। नक्सल मुक्त भारत अभियान को बड़ी सफलता। लगभग 4 करोड़ रुपए के 12 इनामी नक्सलियों ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा से सटे खैरागढ़ में किया सरेंडर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान। अमेरिका के साथ बातचीत रचनात्मक लेकिन नहीं रही आसान। लंदन में आज फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जर्मन नेताओं से मिलने की उम्मीद है। और आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सिमरनप्रीत सिंह ने साधा स्वर्ण पदक पर निशाना, तो वहीं ऐश्वर्या तोमर और अनीश भानवाला ने जीता रजत पदक। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। ये चर्चा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवादी धारा को नए सिरे से समझने का अवसर माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष चर्चा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। चर्चा के समापन का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास होगा। लोकसभा में यह विमर्श लगातार 10 घंटे चलेगा, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण बहस में कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 8 सांसद भी अपने विचार रखेंगे। आज का दिन संसद के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज होगा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक आवाज आज सदन में गूंजने वाली है। और लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा आयोजित होगी। उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा प्रमुख वक्ताओं में शामिल होंगे, जबकि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता रहेंगे। राज्यसभा में भी ये चर्चा 10 घंटे तक चलेगी। दोनों सदनों में होने वाली ये व्यापक चर्चा रेखांकित करेगी उस राष्ट्रगीत को जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की एकता और संकल्प को निरंतर प्रेरित किया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरणोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। ये गीत हर दौर में प्रासंगिक है। पीएम ने यह भी कहा कि 1937 में वंदे मातरम गीत के पदों को विभाजन कर दिया गया था। गीत के विभाजन ने कहीं ना कहीं देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। पीएम ने कहा कि आज भी देश में ऐसी विभाजनकारी शक्तियां मौजूद हैं जो देश के लिए चुनौती बनी हुई हैं। वंदे मातरम हर दौर में हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और
यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने लिखा, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम कार्यक्रम सुबह सुबह ताजगी भरा एहसास देता है। इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होती है। भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित ये कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है। पीएम ने डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित सेगमेंट का विशेष जिक्र किया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सुप्रभातम कार्यक्रम में एक विशेष हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये है संस्कृत सुभाषित। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को लेकर एक नई चेतना का संचार होता है। पीएम ने सुभाषित का एक वीडियो भी साझा किया। वासना रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में जो प्रज्ञा रूपी नौका पर बैठते हैं, वे विद्वान पार पहुंच जाते हैं। Those learned people who board the boat of wisdom in this ocean of the world, filled with the waters of desires, reach the other side. हमारे संवाददाता नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, सबसे पहले तो सुप्रभातम की पूरी टीम को, खास तौर पर आपको, डीडी न्यूज़ को एक बधाई। यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से सराहना मिली है। सुबह सुबह सभी को ताजगी और सुकून की तलाश होती है और सुप्रभातम इस लिहाज से हर उम्र के दर्शकों को खुद से जोड़ने में सफल हुआ है। खासतौर पर युवा दर्शकों का भी ध्यान आकर्षित करने में सफल हुआ है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, यहाँ पर सराहना मिलनी प्रधानमंत्री से, ये बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद जया। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब एक्स पर कुछ पोस्ट करते हैं वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है, और विशेष रूप से ऐसे संदर्भ में जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें होती हैं और मैकाले की नीतियों से पार पाने की जब बात होती है, ऐसे अभियान विशेष की जब चर्चा होती है, तब ऐसे कार्यक्रम जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री ने स्वयं पोस्ट किया है, ये सुप्रभातम कार्यक्रम, दर्शकों को मैं बता दूं कि यह 2 वर्ष पूर्व यह कार्यक्रम शुरू हुआ और इसकी जो सेगमेंट्स हैं इसके वो कुछ विशेष हैं। आज की जो चकाचौंध वाली और जो एक तरफा और जो भी कहें कि राजनीति या फिर खेल, इन सारी चीज़ों के बीच में एक विशेष चीज़ जो कि छुप जाती है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति और इतिहास की जो गौरवमयी गाथाएँ हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि केवल गौरवमयी गाथाओं के गाने से क्या होगा। वस्तुतः
इतिहास हमें कुछ नई सीख देता है और उस नई सीख को अर्जित करने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत होती है। और ये युवा इस बात को समझते हैं अब कि भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता क्या थी और संस्कृत के साथ साथ योग, और जैसा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं एक अलग तरीके से एक सेगमेंट को उठाया, सुभाषित अर्थात एक अच्छी चीज़, एक अच्छी सूक्ति जिसके बारे में हम सुनते ही हमें एक नई बात पता चलती है, एक प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा, मोटिवेशनल हमारे पास कई संवाद हैं, कई तथ्य हैं, कई प्रेरक प्रसंग होते हैं, पर संस्कृत साहित्य का एक विशेष आकर्षण सुभाषित, जो कि युवाओं को कम समय में बहुत सारी चीज़ें जानना होता है, तो उन चीज़ों को जानने के क्रम में सुभाषित एक बहुत बड़ा एक कारगर हमारा एक प्रेरक सेगमेंट है, तो उसके बारे में उन्होंने तारीफ की। बिल्कुल नारायण, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने हमेशा ही देश ही नहीं वैश्विक मंच पर भी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का हमेशा उल्लेख किया है, और जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति है जिसे वो सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसको सुभाषितम ने बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। किस तरह से एक पूरी यात्रा रही है सुभाषितम की इस परिणाम तक पहुंचने के लिए, और क्या कुछ नया आप इस कार्यक्रम में हर रोज प्रस्तुत करने के लिए लगातार उत्साहित और प्रेरित रहते हैं? जी, सुभाषित एक मुख्य प्रस्तुति है सुप्रभातम की। जैसा कि मैंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व यह कार्यक्रम आरंभ हुआ डीडी न्यूज़ पर। सुबह 7 बजे यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार ये प्रसारित होता है, जहां कुछ सेगमेंट्स जो कि मतलब हर एक दिन जाते हैं, वो उनमें से आज का पंचांग, जो कि ज्योतिष के उन तत्वों पर आश्रित है जहां पर जिसमें वैज्ञानिकता होती है। आज की तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, साधारण रूप से लोगों को यह मालूम होना चाहिए, भारतीयों को कम से कम यह मालूम होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमारा वह है हिस्सा। फिर सुभाषितम की प्रस्तुति होती है, सुप्रभातम कार्यक्रम में सुभाषितम की प्रस्तुति होती है। चूंकि कार्यक्रम सुप्रभातम है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कार्यक्रम संस्कृत का है, पर यह संस्कृत का कार्यक्रम सीधी तरह से भाषा का नहीं है, यह उसके ज्ञान विज्ञान का है। तो सुप्रभातम में सुभाषितम की जब प्रस्तुति होती है तो सुभाषितम को संस्कृत के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, इन 2 भाषाओं के साथ अर्थ भी हम यहाँ पर देते हैं। और उसके बाद जो एक भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी विशेष प्रस्तुति है, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके बारे में ज्ञान भारतम जैसे अभियान हम आजकल देख रहे हैं, और ये 10-12 वर्षों से हम इसके बारे में हम एक अलख जगाते हुए स्वयं प्रधानमंत्री को भी हमने देखा है, और इस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं जहां पर भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा को हम केवल गौरव गाथा के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि हम ये बतलाते हैं कि किस तरीके से ये हमें आगे भी कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें सकारात्मक रूप से मोड़ सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं। कई वैज्ञानिक प्रेरित हुए जो संस्कृत साहित्य से, तो ऐसी ज्ञान की निधि से आज की युवा पीढ़ी भी प्रेरित होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्र हम प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल यही नारायण, जो योग आपका सेगमेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, आपके योग सेगमेंट की बात करें, वो बेहद लोकप्रिय है, हम भी सीख रहे हैं उससे। भारत ने पूरे विश्व को योग का ज्ञान दिया, लेकिन आज उसे वैश्विक मंच पर और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, और उसी मंत्र को आप सुप्रभातम के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे इस योग के जरिए लोगों के जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए भी हो रहा है? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा कि इस कार्यक्रम को देखने के साथ एक स्फूर्ति का एहसास होता है, और स्फूर्ति योग के द्वारा ही सबसे पहले संभव होगी। तो ये योग के कई आसनों का, क्योंकि योग अष्टांग योग है, लेकिन हम सामान्य रूप से आगे के जो 7 अंग हैं उस पर हम कम ध्यान देते हैं, पहले आसन पर हम ध्यान देते हैं। तो पहले आसन, कई तरह के आसन हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जो हम स्वास्थ्य की परिभाषा जानते हैं उसमें आध्यात्मिकता जो है स्वास्थ्य की एक कसौटी, उसको भी योग हमें आंदोलित करता है उस क्षेत्र की ओर। तो योग की प्रस्तुति में हम कई आसनों के साथ हम एक प्रस्तुति देते हैं। और स्वास्थ्य मंत्र, जैसा कि मैंने कहा ही कि जैसे आज कभी विश्व कैंसर दिवस होता है, एड्स डे होता है, तो ऐसे दिवस पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य के साथ भी हम चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल योग के आसनों पर ही चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य को समग्रता से देखते हैं। और इसके अतिरिक्त योग की भाषा संस्कृत पर भी हमारा ध्यान होता है, और उसको हम हिंदी भाषा में समझाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर संस्कृत को संस्कृत में बतलाना सामान्य लोगों के लिए संभवतः उतना रुचिकर नहीं रहता। तो संस्कृत की भाषा, योग की भाषा संस्कृत को भी हम अपने सेगमेंट पे प्रस्तुत करते हैं, ताकि लोगों को योग के बारे में वास्तविक जानकारी संस्कृत के ग्रंथों से मिले।
तो इसका मुख्य आधार वही है, उसका मुख्य लक्ष्य भी यही है कि योग को योग गुरु जाने, योग गुरु के मुख से हम जाने, पर योग के ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश सामर्थ्य भर हम में भी विकसित हो। तो संस्कृत भाषा के आश्रयण के साथ योग के आसनों का हम जानकार बने और उसके प्रायोगिक पक्षों को जाने, और जब प्रायोगिक पक्ष जानेंगे तो धीरे धीरे जाकर योग की जो उद्देश्य हैं, जो सैद्धांतिक उद्देश्य हैं, और फिर उसके भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा और मूल्यों के साथ जो उसका उत्कर्ष है, वह सब भी हम विशेष रूप से तब समझ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे सेगमेंट्स हैं, और विशेष रूप से योग की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही करते हैं, और योग का इसलिए इस कार्यक्रम में हमारा भी विशेष रूप से ध्यान रहता है कि योग के आसनों को आधुनिक लोगों को कितना लाभ हम पहुंचा सकते हैं, उस विषय पर हम अधिक से अधिक जानकारी दें। बाद में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा, आज का पंचांग, सुभाषित, ये सब प्रस्तुतियां भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर युवाओं को मोड़ने के लिए है। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम को देखते हैं और उन्होंने यह देखते हुए आज पोस्ट किया, ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन यहाँ पर हमारी परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। एक तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि कार्यक्रम हमारे इतिहास और आज के वर्तमान में एक सेतु के रूप में कार्य करता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद स्वागत है खबर मध्य प्रदेश से, जिसकी मध्य प्रदेश से लगी छत्तीसगढ़ सीमा के खैरागढ़ के बकरकट्टा चौकी में 12 हथियारबंद हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें MMC जोन सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर और उसकी पत्नी ललिता भी शामिल हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों के सरेंडर से बड़ी सफलता नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली है। तो यहाँ पर बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को। और खबर इंडिगो से जुड़ी हुई। DGCA ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और CEO को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसके बाद किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। दरअसल इंडिगो में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन को लेकर 6 दिसंबर को यह नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कंपनी के दोनों ही अधिकारियों ने जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। इस अनुरोध की समीक्षा के बाद DGCA ने जवाब देने की समय सीमा को 24 घंटे और बढ़ा दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर पूरा और विस्तृत जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। तो आज शाम 6 बजे तक की है डेडलाइन यहाँ पर इंडिगो के पास। और देश के जयपुर, अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट्स पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि थमी इंडिगो की उड़ान और यात्री अभी भी बेहद परेशान। लगातार कैंसिलेशंस का दौर अभी भी जारी है। तो देश के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर अभी भी
यात्री बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों को अमल में लाते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने तुरंत अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए तय किरायों को लागू करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे धीरे किराए की कैपिंग लागू कर रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। दरअसल इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किराए पर एक तय सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि डिमांड बढ़ने पर किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी ना हो। किरायों में बेहिसाब बढ़ोतरी के यहां पर कई उदाहरण सामने आए थे, जिसके बाद तुरंत एक्शन में आई सरकार। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। तो यहां पर यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि रोकने का आरोप लगाया गया है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार सीईओ कार्यालय ने राज्यों के वित्त विभाग से बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ को भत्ता देने, मोबाइल डेटा पैक के खर्च सहित 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की है, लेकिन ये राशि जारी नहीं की जा रही है। इससे एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मतदान कर्मियों को पहले चरण में 2-2 हजार राशि देने के बाद और कोई भुगतान नहीं किया जा सका है। राज्य में वर्तमान में 80,681 बूथ हैं। इन सभी बूथों पर सुपरवाइजरों सहित कम से कम 1 लाख बीएलओ एसआईआर कार्य में जुटे हैं। बीएलओ का सामान्य मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। एआरओ को 30,000 और एईआरओ को 25,000 मानदेय मिलेगा। और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इससे पहले 4 दिसंबर को अदालत ने आज तक के लिए फैसला टाल दिया था। आपको बता दें कि वर्ष 2004 और 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दिए जाने के एवज में नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों और परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन ट्रांसफर की थी, जिसे लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार 4 आरोपी मुजम्मिल, मुफ्ती इरफान, शाहीन सईद और आदिल की एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। आज इन सभी आरोपियों की एनआईए कस्टडी पूरी हो रही है। ये ब्लास्ट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ घंटे बाद हुआ था, जिससे डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत 7 लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये मामला एक सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की शांति योजना को लेकर अमेरिका के साथ हुई बातचीत रचनात्मक लेकिन आसान नहीं रही। जेलेंस्की ने 6 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ फोन पर वार्ता की थी। आज वे लंदन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में वे और भी यूरोपीय नेताओं से महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चाओं का दौर जारी। इसके बावजूद अभी तक रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी तरह की कोई सहमति बनती अभी तक नजर नहीं आ रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।